देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com। तपाईं अलि पछाडि आउनु न। यी पशु आज शिवरात्रिका दिन हो। पशुपति महादेवका थैंक यू। ऋषि जी रिपोर्टर्स क्लब, मुझे शायद 18-20 साल पहले इनसे मिला हूँ। बहुत दुबले पतले यंग थे, अभी भी यंग हैं, कल बहुत डायनामिक थे तब भी, और बहुत सक्सेसफुल इन्होंने एक पूरा नेटवर्क बनाया रिपोर्टर्स क्लब का। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, भारत नेपाल संबंधों के बारे में क्या कहा जाए, जो भी कहेंगे हम कम होगा, और शब्दों में वर्णन करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे तो ये किस्म के प्राकृतिक संबंध हैं, हमेशा ही से संबंध हैं, सरकारों के पहले से, देश बनने के पहले से। और ये जो संबंध है एकदम जन स्तर के संबंध है, तो एक तरह से तो इतना सॉलिड फाउंडेशन है। तो हम लोग डिप्लोमैट्स हैं या सरकारें हैं, हम क्या कर सकते हैं इनको और बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है कि इन संबंधों को बढ़ाने के लिए जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो रीजनल सिचुएशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि किसी भी संबंध में, चाहे दो व्यक्तियों के बीच के हों या परिवार में हो या दो देश के बीच के हों, तो एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। संबंध तभी मजबूत होता है जब निरंतर प्रयास हो उसको और प्रगाढ़ बनाने का, नहीं तो एक आदत सी पड़ जाती है और एक दूसरे को वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो इसीलिए संबंध को बनाए रखना और बढ़ाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, चाहे परिवार में हो, चाहे मित्रों के बीच हो, राष्ट्रों के बीच हो। और हमेशा नए नए आयाम जोड़ने पड़ते हैं। अब 21वीं सदी जो है वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास की सदी है, जो कहते हैं कि एशिया की बारी आई है। तो चुनौती सबसे यही है कि हम लोग अपने देशों का तीव्रता से विकास कैसे करें और किस तरह हम अपने संबंधों को, इस विकास को हासिल करने में लगे। और जो हमारी भौगोलिक अवस्था है, जिस तरह हम जुड़े हुए हैं, जिस तरह जो हिमालय पहाड़ आपकी परवरिश करता है वही भारत की भी करता है, जो यहाँ से नदियां बहती हैं वो सभी जाके गंगा में मिलती हैं, और हमारी पूरी संस्कृति जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो इस तरह जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि विकास भी साथ साथ ही करना होगा। और जब मैं विकास कहता हूं तो इसका मतलब केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, सोशल डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी। तो जो भी हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जो भारत नेपाल संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं, हमारा मकसद यही है, किस तरह दोनों देश तेजी से विकास करें, किस तरह जन स्तर पर संबंध और प्रगाढ़ हो, किस तरह गरीबी मिटाई जाए। यही लक्ष्य है दोनों देशों का। तो पिछले 3-4 साल में
जनस्तर के संबंधों को मजबूत करने के लिए कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अब तेजी से आगे बढ़ाया गया है। आपने अभी सुना होगा कि अभी हाल में ही एक 34 अरब का फैसला हुआ है जिसके अंतर्गत ये महाकाली पुल बनेगा साउथ ऑफ बनबसा और 15 सड़कों का निर्माण होगा। तो जब महाकाली पर ये ब्रिज बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह हमारे दोनों देश और खासतौर जो सुदूर पश्चिम है, हमारा उत्तराखंड है और दिल्ली तक, इसमें इतना बदलाव आएगा ये कनेक्टिविटी इस पुल बनने से, लोगों के बीच के रिलेशंस में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, तो इसका उस पूरे एरिया में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अब पंचेश्वर परियोजना आगे बढ़ रही है। हमारा टारगेट है कि इस साल के जून तक जो डीपीआर है उसको अप्रूव किया जाए। तो ये जो ब्रिज बनेगा वो पंचेश्वर योजना के लिए बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि इतने बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में टर्बाइन्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी टर्बाइन्स ले जानी पड़ती हैं सड़क से। तो ये ब्रिज जब बनेगा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का डेवलप होगा, तो पंचेश्वर प्रोजेक्ट को भी इससे फायदा होगा। और पंचेश्वर प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा उत्तराखंड में और आपके सुदूर पश्चिम में। तो ये मुझे लगता है कि ये जो ट्रैक पे आ गई हैं चीजें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी जो इशू है कनेक्टिविटी का, वो हमारा रेल कनेक्टिविटी है। अभी हमारे रेल मंत्री आए थे सुरेश प्रभु जी, उन्होंने भी अनाउंस किया कि हम लोग कैलकाटा टू काठमांडू और दिल्ली टू काठमांडू रेलवे नेटवर्क को बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी हमारे 5 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तो है ये जोगबनी से विराटनगर। अभी परसों ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट का भी मुआयना हुआ और मैं भी उस मीटिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, यहाँ अपने काठमांडू दूतावास से। तो उन्होंने वो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जो जोगबनी विराटनगर ट्रेन लिंक है और जो जयनगर जनकपुर बर्दीवास जो ट्रेन लिंक कनेक्टिविटी हमारा हो रहा है, इसको तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग अभी वीरगंज गए हाल में, पर अगर आप जाएं तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जो आईसीपी बनाए वहां जाके देखिए। इतना इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट है। 165 एकड़ वीरगंज में और वही 165 एकड़ रक्सौल में, और वर्ल्ड क्लास एक ये ट्रेड, कस्टम्स, क्वारंटाइन, हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेंटर बना है। और इतना मन प्रसन्न होता है वहां जाके जब आप देखते हैं कितना बढ़िया ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है। इसी तरह 3 और जगह ये प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। जोगबनी विराटनगर का तो काम हो रहा है, 2 जगह और, तो इससे ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चौथा जो हमारा जो फोकस है वो जो हुलाकी राजमार्ग, इसके बारे में जब मैं यहाँ आया था, कार्यकाल शुरू किया था, कितने कंप्लेंट्स थे, कुछ नहीं हो रहा है, 10 साल से इंडिया ने ले रखा है, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स थी रिजॉल्व किया और एक नए सिरे से इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया, जो अब नेपाल सरकार कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है। जब हुलाकी राजमार्ग का प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो again connectivity between India and Nepal will strengthen. So this is I'm talking about how this will benefit people to people connectivity. तो ट्रेड कनेक्टिविटी होगी, people to people कांटेक्ट बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ अभी दिक्कतें हैं, अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हालांकि बस सर्विस जो है कई शहरों से चल चुकी हैं बिटवीन काठमांडू एंड दिल्ली, काठमांडू बनारस, पोखरा दिल्ली, महेंद्रनगर दिल्ली, इस तरह के बहुत सारे बस सर्विसेज। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये आगे बढ़ रहे हैं और इसका जो है इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पर, लोगों के जीवन पर,
और हमारे इससे संबंध भी बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये बहुत मेजर इनिशिएटिव है। दूसरा जो हमने इनिशिएटिव लिया है, जिससे एक तो पंचेश्वर मैंने कहा, पर हाइड्रो पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखिए बहुत अचीवमेंट हुआ है। आपने पढ़ा होगा 1-2 दिन पहले भारतीय जो कैबिनेट है उसने निर्णय किया है, फाइनेंशियल अप्रूवल दिया है 900 मेगावाट अरुण 3 प्रोजेक्ट। इसमें $1 बिलियन से लगानी ज्यादा आएगी। इसका फाइनेंशियल अप्रूवल हो गया है, मतलब अब प्रोजेक्ट जो है ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होना तेजी से आगे बढ़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस की, जो हम आपके फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से संपर्क में हैं, बट ये फाइनेंशियल क्लोजर एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब फाइनेंशियल एक अप्रूवल मिल जाती है प्रोजेक्ट की, तो ये आगे बढ़ेगा तेजी से। इसी तरह जो अपर करनाली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ेगा। तो आपको याद होगा कि कितना इसमें दौड़ धूप करनी पड़ी थी। ये पीडीए, कई सारे पीडीए थे, 2 पीडीए थे, फिर एक तीसरा पीडीए पंचेश्वर वाला था, फिर पीटीए था, पावर ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये सब चीजें जो है बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं, पर इसी बेसिस पर ये आगे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि जो हाइड्रो पावर सेक्टर है बहुत फायदा होगा उससे। इसी तरह हम लोग अब कोसी हाई डैम और कमला डाइवर्जन प्रोजेक्ट जो है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो इससे दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। आपके यहाँ इरिगेशन होगा, भारत में फ्लड कंट्रोल का बहुत फायदा होगा बिहार में, और साथ ही साथ अगर ये हाई डैम प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें कैस्केडिंग डैम्स हैं, हाई डैम प्रोजेक्ट बनेगा तो जो शिप रिवर नेविगेशन है कोलकाता से लेकर और नेपाल तक, चतरा या चतरा के और ऊपर शिप्स चलना शुरू हो जाएंगे। तो नेपाल विल एक्चुअली हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। अभी जैसे आपको पता होगा बनारस से कोलकाता हल्दिया तक अब हमारे शिप्स चल सकते हैं। तो अगर ये कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट बन जाएगा तो शिप्स जो है नेपाल तक आ पाएंगे। तो इसका आप सोचिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस कितना है। तो इस प्रोजेक्ट को भी अब हम नए सिरे से आगे ले जाना चाहते हैं। 50 साल से हम डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर काम भी हो रहा है, बट कोई एक फोकस्ड एफर्ट नहीं हुआ है। तो इसको भी हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो मुझे लगता है कि ये उपलब्धि जो है ये एक सब्सटैंटिव उपलब्धि है। पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है और बाकी चीजें अपनी जगह हैं, पर जो भारत नेपाल संबंध को हम प्रगाढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं विकास के आधार पर, ये मुझे लगता है ड्यूरेबल अचीवमेंट होगा। और मुझे लगता है कि अगर तेजी से विकास होगा तो काफी जो पॉलिटिकल समस्याएं होती हैं वो अपने आप ही अपने स्वयं ही रिजॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको 3-4 साल में किस चीज पे आपको सबसे ज्यादा गर्व है, तो मुझे लगता है कि ये जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं इनको कार्यान्वयन करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो focus has really been to strengthen our relations on the basis of economic development, common goal of prosperity। और जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारी हमेशा नेपाल के साथ शुभकामनाएं हैं। हम समझते हैं कि दोनों देशों के बीच में इतनी घनिष्ठ मित्रता है और इसको आगे ले जाना है। जो समस्याएं आती हैं, हर देश में समस्या होती है, भारत में भी हैं, आप में भी हैं। हम लोग सक्षम हैं उन समस्याओं का समाधान करने में और प्रयास हम करते रहते हैं कि समस्या का समाधान हो ताकि स्थिरता आए देश में, क्योंकि स्थिरता के बिना विकास जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। विदेशी लगानी नहीं आती है अगर स्थिरता ना हो। तो पूरी हमें उम्मीद है कि जो जो यहाँ समस्याएं हैं या किसी भी देश में समस्याएं होती हैं उनका समाधान निकलता है, और जब समाधान निकलता है तो एक और मजबूत आधार बनता है आगे बढ़ने का। अंत में मीडिया से भी मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोगों का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, मैं समझता हूँ कि अपने देश के डेवलपमेंट के लिए
भारत नेपाल संबंध बनाने के लिए। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं हमेशा, और ऑब्जेक्टिवली हर चीज़ को असेस करें, किसी प्री कंसीव्ड व्यू से या नोशन से मुझे नहीं लगता कि उसका एडवांटेज होगा। हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली असेस करें, क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म होता है तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल टिप्पणी नहीं होगी तो इम्प्रूव करना भी मुश्किल है। बट कहना मैं यही चाहता हूँ कि प्रयास हमेशा हमारा ऑनेस्ट और सिंसियर रहा है, और एफर्ट हमेशा रहा है कि भारत नेपाल संबंध मजबूत हो। कुछ चीज़ों में सफलता मिली है, कुछ चीज़ों में शायद हम लोग असफल रहे होंगे, होता ही है, हर चीज़ में तो सफलता मिलती नहीं, पर प्रयास हमेशा ऑनेस्ट है, और उसके पीछे हमारी भावना हमेशा मित्रता की और आत्मीयता की भावना है। कभी नेपाल को किसी भी भारतीय ने, सरकार ने या दूतावास ने दुर्भाव से कभी नहीं देखा, हमेशा से सुभाव से देखा है, अच्छे भाव से देखा है, क्योंकि हम समझते हैं कि नेपाल के विकास में भारत का भी हित है, नेपाल की स्थिरता से भारत को भी फायदा होता है। तो इन्हीं दो शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी आप लोग प्रयास करेंगे कि हमारी जो दोस्ती है और बढ़े और प्रगाढ़ हो। और महाशिवरात्रि की एक बार फिर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आप लोगों की उत्तर प्रगति हो। मीडिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ऑब्जेक्टिव, डायनामिक, क्रिटिकल बने, क्योंकि मीडिया का रोल डेमोक्रेसी के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टर्स क्लब को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम आयोजित किया। ऑल द बेस्ट। Whether I don't think I've ever felt the way you're saying, but I would certainly say that for Indian diplomat, it's a very, very challenging assignment, and it's very rewarding, sometimes frustrating, but it's I think it's one of our most complex and most, an assignment with the most diverse spectrum of issues to deal with. It's not only the government of India, it is all our state governments, so it's a very, very intensive relationship, and there are so many channels of communication. The embassy is only one channel of communication between India and Nepal. There are hundreds of channels of communication, so it's a very challenging and, I must say, a very enriching, fascinating assignment. Your Excellency, of democratic practice, but our consistent view in Nepal has always been कि सबको साथ लेके चलें, that please take everybody along. That is the way for stability, that is the way for prosperity, that is the way when everybody comes together. So that has been our policy constantly, even at the time the constitution was being drafted and thereafter, and we support all the efforts that the government has taken to bring everybody on board. but you Consolidation and further strengthening of democracy in Nepal, and elections are a very important part of democratic practice. Elections have to be held on a regular basis. Again, as I said, that we have our position that has been constantly reiterated is that take everybody along, take everybody on board. That is the way for stability and prosperity, and we welcome and support the efforts that the government is making to take everybody on board.